आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। शहर के अनधिकृत निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा उस शासनादेश पर मुहर लग चुकी है, जिसके द्वारा अब शहर के सभी अनधिकृत निर्माणों को केवल 10% का अधिभार शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाएगा। ऐसा विधायक कुमार आइलानी ने कहा। राज्य सरकार द्वारा ये राहत दिए जाने के बाद महागठबंधन के सभी घटक दलों ने एक साथ आकर विधायक कुमार आइलानी के कार्यालय में मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को धन्यवाद दिया। यह अध्यादेश के बाद अनधिकृत इमारतों में रहने वाले सभी निवासी 220 रुपए प्रति वर्ग फुट और केवल 10% अधिभोग शुल्क का भुगतान करेंगे, निर्माण को नियमित कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से अनधिकृत निर्माण वालों शहर की पहचान मिट जाएगी। वहीं अब कोई भी निर्णय अनधिकृत नहीं कहा जाएगा और इससे शहर के लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। अरे सब लोग रेडी है? हाँ? आज उल्लासनगर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथ शिंदे साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार जी, हमारे लोकप्रिय आमदार खासदार श्रीकांत शिंदे जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, उनकी कोशिशों से आज उल्लासनगर में जो धोखाधड़ी बिल्डिंगों का इतने बरसों से हमने मांग की थी, 2009 से जब भी मैं पहले भी आमदार था, उन दिनों में भी हमने मांग की थी कि उल्लासनगर में जितनी भी धोखाधड़ी बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दी जाए। लेकिन हमारी जो सरकार थी विरोधी थी, जिन्होंने चाहते हुए भी हमें हेल्प नहीं की। लेकिन आज हमारे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, आरपीआई की सरकार के बाद में जो भी आज हमारे उल्लासनगर के लिए हमें मदद मिली, यहाँ धोखाधड़ी बिल्डिंगों के लिए 2-4 बार जीआर भी निकले, कुछ पार्ट पूरा न होने के कारण। लेकिन सीएम साहब जब इधर खुद आए थे यहाँ पे डॉल्फिन क्लब के ग्राउंड पे, उन्होंने अनाउंस किया था कि उल्लासनगर की जो धोखाधड़ी बिल्डिंग्स है उसकी हम रीडेवलपमेंट की परमिशन जीआर आपको इमीडिएटली देंगे। लेकिन उन्होंने और हमने काफ़ी समय जाके वहाँ पे कोशिश की कि उल्लासनगर के लिए धोखाधड़ी बिल्डिंग के लिए जीआर जल्द से जल्द निकलनी चाहिए। 2-3 जीआर भी निकली, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती थी। कभी लैंड के बारे में, तो कभी भी रीडेवलपमेंट के एफएसआई के बारे में, या साइड मार्जिन के बारे में 2-3 बार जो जीआर निकली। आखिरकार हमारी जो कल जीआर आई है, जिसमें मेन मुद्दा था लैंड का। जो लैंड का रेट पहले वाले जीआरों में रेट ज़्यादा थे, कल का जीआर में जो रेट आया लैंड का, रेडी रिकनर का 10%। आज हमारे उल्लासनगर में रेडी रिकनर का रेट उल्लासनगर में 12,000 मीटर से लेके 18,000 मीटर तक है। आज के डेट में नियर अबाउट हमारे उल्लासनगर में हर एरिया का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वहाँ का अलग अलग रेट्स है। तो आज करीबन हमारे को उल्लासनगर में 120 रुपया फुट से लेके 180 रुपया फुट तक आज हमें फाइन भर के फुट का 120 रुपए से लेके 180 रुपए तक रेट पड़ेगा एरिया के वाइज। आज उल्लासनगर में आदमी इजीली अपना फाइन भर के रेगुलाइज कर सकेंगे। अरे राजा, तो आज आदमी इजीली रेट भर सकेंगे। फिर भी जो भी हमारे आर्किटेक्ट लोग इस बारे में, हमारी जो जीआर आई है उसके लिए वो लोग पूरी डीप में जाके किस तरीके से आज भी जितना जो जीआर आई है, जो हम काम इजीली कर सकते हैं, 1 विंडो जो पावर कलेक्टर को था वो हमने कमिश्नर को दिला है। मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खासदार साहब, हमारे मंत्री रविंद्र चौहान, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी युति के बाद में जो कार्य शहर में हो रहे हैं,
तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो भी हमें सपोर्ट दी है, चाहे फंड्स के बारे में, चाहे और भी शहर के इस उल्लासनगर के डेवलपमेंट के बारे में। आज ये तो हो गई धोखादायक बिल्डिंगों की बात, लेकिन उसके अलावा भी हमें उन्होंने जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पैसे दिए हैं, आज हमारे को उल्लासनगर में वाटर सप्लाई ऑन सोर्स बनाने के लिए जो उन्होंने फंड्स दिए हैं, हर नगर सेवक को 1-1 कोटी का फंड्स हमारे खासदार ने सैंक्शन करा के दिया। आज मेरे को यूडी में, दलित बस्ती में, या सभी जगह से जो भी मुझे वहां पर पहुंच नहीं पाए, उस स्कीम का फायदा नहीं ले पाए, अन्यथा सरकार ने उस समय स्कीम बंद कर दी, बरोबर। लेकिन आज उसको आज 24 साल हो गए हैं, ये स्कीम लॉन्च हुई है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी है, आपको ये जानकारी है कि उल्लासनगर शहर में जो महानगर पालिका ने धोखादायक बिल्डिंगें करीबन 160-70 तोड़ी थी और जो खाली कराई थी, लोग मजबूर होके अपना फ्लैट 1-1 हजार रुपए फुट पे बेच के भू माफिया को चले गए, जो आज शहर से पलायन करके अंबरनाथ और कल्याण शहर में चले गए। अब उस योजना का उन लोगों को तो फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि काफी समय हो गया। इस बात का आपको अफसोस है, क्योंकि आपको भी जानकारी थी कि रेगुलराइज का मुद्दा आज नहीं तो कल होने वाला है। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो बिल्डिंग गिर गई वो बेच के चले गए, और सस्ते में बेचे, 1000 रुपए में बेचे, किसी ने 800 में बेचा, किसी ने 700 में भी बेचा है, तो किसी ने 1500 में भी बेचा है। आज करीबन 47 से 50 बिल्डिंग जो गिर गई है, उनके लोग, आज बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग ने बेचा है, काफ़ी लोगों के ऐसे ही जो प्लाट्स है, एग्रीमेंट्स है, उनके पास पड़ी हुई है, वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास भी आते हैं कि हमें धोखादायक बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट की कभी परमिशन मिलेगी, जीआर कभी निकलेगा। मेरी पूरी करेस्पॉन्डिंग चालू थी हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से। मेरी हर टाइम, जब भी विधानसभा सेशन वगैरह होता था, मैं LAQ भी डालता था और वो मुझे बोलते थे ये टाइम में आपका पक्का होगा। आज हमारे सरकार को आते हुए 1.5 साल करीबन हुए हैं, 2-3 अधिवेशन में, लास्ट टाइम भी उन्होंने सैंक्शन किया, लेकिन उसमें पाठ पूरा बरोबर नहीं था। आज सेक्रेटरी लोग, देखिए, इसमें ये GR निकलने में एक आदमी का या एक सेक्रेटरी का काम नहीं है। इसमें देखो, रेवेन्यू का भी काम है, तो रजिस्ट्रार का भी काम है, तो इसमें UD का भी काम है। काफी सारे लोगों ने मिलके इसको, जो आज GR माना कल जो सक्सेस हुआ, उसमें 5-6 बार पहले बार GR निकला, भाई ऐसा बाजार में आ गया कि GR आ गई है, लेकिन वो बरोबर नहीं था। या रेट से रेवेन्यू का उन्होंने लैंड का ज़्यादा लगाया था। आज जो निकला है, मैं जो लोग छोड़ के गए हैं उनको कल से हम एडवर्टाइजमेंट करके, जहाँ पे भी हो, जिनके पास अभी देखिए जो बेच के गए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने बेचा नहीं है उसको हम पूरी मदद करेंगे, उनको रीडेवलपमेंट करने में, रेट्स के बारे में, या कारपोरेशन से प्लान पास करने से लेके जो भी उनको माहिती चाहिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI, NCP, चाहे हमारे गंगोत्री भाई, हमारे पूरे शहर में जितने भी NGO है, जितने भी आर्किटेक्ट है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे शहरवासियों को जिनकी बिल्डिंग गिर गई है या जो धोखादायक है उनको मदद करे। ऐसा मैं पूरा विश्वास देता हूँ। कुमार सर, इसमें की बात की जाएगी या फिर इसमें किस तरीके से? देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मीडिया वाले यहाँ पे बैठे हैं, जितनी भी धोखादायक उल्लासनगर की बिल्डिंग है, अगर ये GR में अगर कुछ रह जाता है तो टिल टुडे तक जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग होगी, आगे चल के हम दूसरी कैबिनेट में और भी मंजूरी कराएंगे। आज CM साहब हमारे हैं, डिप्टी CM साहब हमारे हैं, सरकार हमारी है, और हमें पूरा विश्वास है ये सरकार कोई भी उल्लासनगर का काम करने के लिए तयार है। अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या उल्हासनगरचा विकास आणि खास करून प्रस्थापित झाल्यानंतर हे उल्हासनगरवासियांनी जे शहर वसवले, या 13 किलोमीटर शहरामध्ये, संपूर्ण या शहरामध्ये सर्व धर्मवासियांचे लोक इथे राहतात, परंतु हे शहर एक शासकीय भूखंडावर वसलं गेल्यामुळे या ठिकाणी झालेली बांधकामे ही अनधिकृतपणे, आणि प्रामुख्याने बघितलं तर कित्येक तरी इमारती या अनधिकृत बांधकामांनी पडायला सुरुवात झालेली होती। हा मुद्दा भले कित्येक वर्षापासून प्रलंबित होता,
2006 पासून हा मुद्दा विधान भवनामध्ये लागून ठेवला होता. 2006च्या नियमावलीच्या नंतरसुद्धा उल्हासनगर शहर कसं डेव्हलप होईल, त्याचं कसं नियमाकुल करण्यात होईल याबाबत या ठिकाणच्या आमदारांनी, मग कुमार आयलंदजी असू दे, बालाजी किनीकर असू दे, यांनी सातत्याने हा प्रश्न विधानभवनात मांडला. परंतु या लोकसभा मतदारसंघाचे आमचे लाडके खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी गेल्या 2 वर्षापासून ह्या प्रश्नावर जातीने लक्ष घालून हा मुद्दा पार पाडायचा आहे आणि उल्हासनगरवासियांना आपलं हक्काचं घर मिळवून द्यायचं आहे. त्याकरता त्यांनी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न केले. आणि मला असं वाटतं की मागेच आपण बघितलं असेल की अभय योजना लागली होती. त्या अभय योजनेमध्ये रेग्युलायझेशन प्रक्रियेमध्ये जे नियमाकुलित करण्याचे जे घरं होती, स्ट्रक्चर होते, त्या स्ट्रक्चरकरता 220 रुपये चौरस फुटाने त्या इमारतीमधल्या रहिवाशांना दिलासा देण्याचं काम हे ह्या सरकारने केलं होतं. पण एवढ्यावरच थांबून चालणार नव्हतं, कारण का जमीन ही शासकीय होती आणि शासकीय भूखंडावर असलेल्या चाळी, बंगले, अनधिकृत इमारती, काही ठिकाणी असलेल्या सनदा, काही ठिकाणी रिक्त असलेल्या जागा, त्याबाबतचाही प्रश्न हा समोर उभा होता. त्याबाबत सातत्याने गेल्या 1 वर्षापासून अनेक बैठका माननीय खासदार यांच्या माध्यमातून झाल्या. खासदारांनी अनेक वेळा बैठका घेतल्या, लोकांचे विचार घेतले, आर्किटेक्ट्सबरोबर चर्चा केली, इकडच्या बिल्डरबरोबर चर्चा केली की हे 13 किलोमीटरचं शहर जर का विकसित करायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या पद्धतीने जायला लागेल, मग तो दर निश्चित करायला पाहिजे. परंतु आज 2006 पासून हा मुद्दा लागून ठेवल्यानंतर आज 2024 गेल्या ह्या 21-22 वर्षामध्ये जो काही फरक रेडिरिकनल दरामध्ये पडला, त्या दराप्रमाणे आजच्या परिस्थितीला सर्वसामान्यांना परवडणार नाही असा दर होता. त्यामुळे हे घराचं स्वप्न कदाचित कोणाचंच पूर्ण झालं नसतं. परंतु माननीय खासदार महोदयांनी, माननीय हा राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडे अंतिमरित्या जेव्हा हा ज्वलनशील मुद्दा मांडला, त्या मुद्द्यामध्ये कुठेतरी या इकडच्या जनतेला दिलासा देण्याकरता त्यांनी जे योग्य पाऊल उचललं. आणि मला असं वाटतं की हे 2024 वर्ष, या 2024 वर्षामध्ये हा जो GR आज आलेला आहे, ह्या GRच्या माध्यमातून मी आपणास सांगू इच्छितो की आज आपलं उल्हासनगर शहर संपूर्णरित्या हे अधिकृत शहर म्हणून या भारतामध्ये, या महाराष्ट्रात ओळखलं जाणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी असलेली सर्व बांधकामे आता नियमित होणार आहे. 180 रुपये हा दर आज आम्हाला या चौरस फुटाला भेटलेला आहे. कारण आज आमच्याकडे जे शासकीय रेडिरेकनप्रमाणे दर आहेत ते 12,000 पासून 18,000 पर्यंत आहे. परंतु सरसकट 10%, म्हणजे कुठलाही रेट कुठल्या ठिकाणी असू दे, पण आजच्या तारखेला सरसकट 10% ह्याप्रमाणे आम्ही पैसे भरून आज 400 रुपये जर का एका सदनिका धारकाने जर का भरले तर त्याचं घर आज अधिकृत होणार आहे. मला असं वाटतं की मी आज ह्या ठिकाणी आम्ही सर्व मित्रपक्ष, RPIचे भगवान भालेराव असू दे, आमचे भरत गंगोत्रीजी असू दे, नाना मागोळजी, रमेश चव्हाणजी आहेत, आमचे BJPचे सगळे कार्यकर्ते, शिवसेनेचे सगळे कार्यकर्ते, राजेंद्र चौधरी, महाराज बुल्लर, आम्ही सगळेजण आज ह्या ठिकाणी उपस्थित आहोत. कारण आजचा दिवस आमच्यासाठी हा सुवर्ण अक्षरात लिहिलेला गेलेला आहे. कारण आजच्या नंतर उल्हासनगर शहराची खऱ्या अर्थाने ओळख होणार आहे उल्हासनगर शहर. कारण आजपासून आमचं कुठलंही बांधकाम हे अनधिकृत राहणार नाही आहे. तर मला खरं म्हटलं तर आत्ताच्या पत्रकार परिषदेमध्ये माननीय आमदार साहेबांनी सर्व ज्येष्ठ आमच्या सहकार्याने आपल्याला सांगितलं आहे, हा GR आल्यानंतर आम्ही सर्वप्रथम आमची बैठक होईल. आमचे जेवढे माजी नगरसेवक सर्व पक्षी आहेत, RPIचे आहेत, राष्ट्रवादीचे आहेत, आमचे शिवसेनेचे आहेत, या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून ह्या GRच्या बाबतीमध्ये जो असलेला आता आपण जी चर्चा केली ती संपूर्ण सांगण्यात येईल. वॉर्ड वाईज लोकांकडे बॅनर लावून जनजागृती करण्यात येईल. पहिले तर लोकांना ह्या GR बद्दल आम्ही संपूर्ण माहिती देऊ आणि त्या माहिती दिल्यानंतर आपण जसं म्हटलं की आम्ही वन विंडो करणार आहोत का, येत्या काही दिवसामध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही प्रक्रिया आचारसंहितेच्या नंतर चालू होईल. परंतु या आचारसंहितेच्या प्रक्रियेमध्ये आज जो GR आलेला आहे, ह्या GR मध्ये कुठल्याही पक्षपात न करता लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवणं आवश्यक आहे. त्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण वार्डामध्ये आमच्या माध्यमातून अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत ही माहिती पोहोचेल अशी आम्ही यंत्रणा राबवणार आहोत. आणि त्या बाबतीमध्ये आयुक्तांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत. आम्ही सर्वपक्षीय नेते आम्ही आयुक्तांना भेटणार आहोत की आपणही शासनाकडून आलेल्या ह्या एवढ्या मोठ्या GRच्या कॉपीचं प्रोपोगंडा करून आपण कशा पद्धतीने तिथे पॅम्पलेटच्या माध्यमातून रिक्षा फिरून
तिथे हा GRचा उल्लेख करून लोकांना जनजागृती करावी म्हणून आम्ही सर्व त्यांना सांगणार आहोत. आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे एनसीपी और आरपीआई के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बड़े ही खुशी का माहौल है। पूरे शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो हमारी सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, खास तौर पर हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी और हमारे आमदार जी ने जो कई पत्र कई वर्षों से जो दिए कि इस शहर का भला किस प्रकार होगा। भले ही 2006 में हमारा जो GR निकला, जो हमारा अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद उसमें करेक्शन करके करके रेगुलराइजेशन का जो विषय था कंप्लीट नहीं हो रहा था। 220 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बिल्डिंगों में जो रह रहे थे उन्हें भर के रेगुलाइज कराना था, लेकिन फिर भी एक अड़चन थी कि हमारे शहर में कई ऐसे भूखंड हैं जो सरकारी भूखंड थे, वहां पर बिल्डरों ने बिल्डिंग बना दी। वो समय ऐसा था कि कहीं पर भी बिल्डिंग बनती गई और 4 पैसा है, 3 पैसा है, 3.5 पैसा है, उसमें उनका टाइटल क्लियर नहीं था। इसके लिए वो रेगुलाइजेशन में अड़चन आ रही थी। शासन ने, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और अभी जो सरकार चल रही है हमारे एकनाथ शिंदे जी ने अभी जो हमें दिया है वह इस शहर का जो रेगुलाइजेशन का विषय अटक रहा था वो पूरी तरह से रास्ता खुल गया है। उन्होंने जो भी सरकारी भूखंड पर बनी हुई बिल्डिंग है, जो 220 रुपए प्रति स्क्वायर फीट फ्लैट धारक भरने के बाद भी रेगुलाइजेशन अटका हुआ था, उसके लिए उस भूखंड को जो भी हमारा रेडी रिकनर रेट है उल्लासनगर के पूरे हद के अंदर, उसका 10% पेनाल्टी भर के, यानी कि हमारे शहर में जो रेडी रिकनर रेट है 12,000 स्क्वायर मीटर से लेके 22,000 स्क्वायर मीटर तक का है, यानी कि 120 रुपए से 220 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का प्लाट। जितना भी आपका प्लाट होगा, अगर हमारे 800 मीटर पर बिल्डिंग बनी हुई है और मुझे 500 मीटर की सीढ़ी है, तो मुझे सिर्फ 300 मीटर का प्लाट का रेगुलाइजेशन कराना है, दंड उतना ही भरना है 220 के हिसाब से। और उसमें अगर 22 फ्लैट रह रहे हैं तो उनको जाकर के एक एक को 15 या 20 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा लगेगा अगर डिवाइड करेंगे तो, और 200 रुपए 20 रुपए उसका फ्लैट के रेगुलाइजेशन का। तो यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है उल्लासनगर वासियों के लिए कि वो अपनी बिल्डिंग को रीडेवलप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा विषय जो हमें दिया है, जो हमारे महाराष्ट्र के पूरे DC रूल हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर के लिए यह सहूलियत है कि अगर 4 FSI में बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ेंगे, तोड़कर बनाएंगे, तो 4 FSI प्लस 60% 0.60% एंसिलरी, यानी कि हम 6.40 FSI का इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि जो लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग जिनके पास बनाने के लिए पैसा नहीं होगा या थोड़ा बहुत पैसा होगा, तो वो भी इसका 6.40 FSI का लाभ ले सकेंगे। साथ ही साथ जो 9 मीटर और 12 मीटर पर जो रिलैक्सेशन हमें दिया है, वो भी हमें उसका फायदा मिलेगा कि हम वहां पर भी हाई राइज बिल्डिंग बना सकेंगे। उसके लिए भी हमें इसमें मौका मिलेगा। बहुत सारी जो ये योजनाएं आई हैं, कई बार अलग अलग GR आके पूर्ण रूप से रेगुलाइजेशन का जो विषय है आज यहाँ पर हुआ है। इसके लिए मैं पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से, शिवसेना के हमारे वरिष्ठों की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, आरपीआई की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी, खासतौर पर हमारे रविंद्र चौहान जी और हमारे लाडले यहाँ के खासदार कल्याण के, जो भर के उल्लासनगर के विकास के लिए हमें फंड्स उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। महाराष्ट्र शासन से जो भी मूलभूत सुविधाएं हों वो लाने में हम महाराष्ट्र शासनाने उल्हासनगरच्या अनाधिकृत बांधकामासंदर्भात जो अध्यादेश काढलेला आहे, शासन निर्णय, प्रथम मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळाच्या सहकार्यांचं, खासदार साहेब, आमदार साहेब यांचं मी अभिनंदन करतो।
का यांनी चांगल्या प्रकारे उल्हासनगर शहर अनधिकृत शहर असलेलं शहर अधिकृत होईल या उद्देशाने केलेला हा प्रयत्न आहे. मधल्या काळामध्ये त्यांचे रेट संदर्भामध्ये जी तफावत होती ती आता कमी करून कमीत कमी उल्हासनगरच्या लोकांना त्याचा लाभ होईल आणि कमीत कमी पैसे शासनाला भरता येतील अशा पद्धतीने GRचा आता GR काढलेला आहे. जसा बिल्डिंगांच्या संदर्भामध्ये GRची भूमिका आहे तशीच मला वाटतं आता झोपडपट्टीच्या संदर्भात या GRची नियमावली लागू होईल. म्हणजे जिथे जिथे शासनाच्या जागा आहेत ज्या जागेवर जवळजवळ शहर 25% पण 75% शहर हे झोपडपट्टी आणि या परिसरामध्ये वसलेलं आहे. म्हणजे आता हा GRची एकंदरीत मला वाटतंय माझ्या माहितीप्रमाणे झोपडपट्टीनं पण लागू होत असेल. तर ज्या जागा आहेत ज्या फॉरेस्टच्या मला वाटतं जागेवर असेल किंवा उल्हासनगरमध्ये फॉरेस्टचं मोठ्या प्रमाणामध्ये जाळे आहे आजूबाजूला आणि शासनाच्या जागा आहेत इथे मला वाटतं हा GRचा उपयोग झाला तर खऱ्या अर्थाने आपण उल्हासनगरवासियांना आपण न्याय दिल्यासारखं होईल आणि न्याय दिला आहे असे त्यांची म्हणणं आहे. योग्य आहे. मी उल्हासनगर शहराच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने सर्व मंत्रिमंडळाचं मग मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही डेप्युटी CM असतील, खासदार साहेब असतील, चव्हाण साहेब असतील, आमदार साहेब असतील, आमदार साहेबांचं खास योगदान आहे. पण आता परिस्थिती अशी आहे मधल्या काळामध्ये कोणीतरी आम्ही आमच्या पत्राने GR काढायला लावलं अशी जी भूमिका शहरामध्ये चालू आहे ती कुठेतरी थांबेल आणि वस्तुस्थिती आज अरुण आशांजींनी जी पत्रकारी आणि ही सगळी भूमिका एकत्रपणे काय झालं होतं 2 दिवस वेगवेगळ्या भूमिका मांडत होते वेगवेगळे पक्ष पण आता एकत्र येऊन भूमिका मांडली आणि सगळ्या लोकांना सामान्य याची प्रसिद्धी करणं सगळ्या लोकप्रतिनिधीचं काम आहे. पत्रकारांचं काम मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचबरोबर आमच्या सगळ्या नगरसेवक आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांचं पण काम आहे का शहरातली सगळ्या लोकांना सांगितलं पाहिजे का आपण आता वेळेमध्ये काय होतं आहे GR काढला जातो पण तो वेळेमध्ये काम पूर्तता करत नाही आपण आणि त्यामुळे परत थांबलं जातं आहे. असं न होतं आता प्रत्येक लोकल लेवलला इलेक्शनच्या माध्यमातून असेल किंवा अनेक याच्या माध्यमातून तळागाळीतील लोकांना ह्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत तेव्हा त्याला खऱ्या अर्थाने त्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांनी त्याचे पैसे भरले तर त्यांना घर त्यांचं अधिकृत होईल. अशा पद्धतीने जर भूमिका प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी पत्रकारांनी प्रत्येक नागरिकांनी केली तर मला वाटतं उल्हासनगरला खरोखरच हे मोठं योगदान आहे. मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून आपण त्यांचं सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि इथे थांबतो. जय भीम. तो उल्लासनगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें जो GR का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया और ये GR रियली माने तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें. लोगों को यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इसको जल्द से जल्द अपनी मालकाना हक बिल्डिंग को लीगल कराना ये करा के अपने फ़ायदे के लिए लें. और इसका जो उल्लासनगर के ऊपर हमारे के इलीगल का एक दबा लगा हुआ है उससे आगे ये हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाएगा. ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. और मैं इनमें सबसे ज़्यादा हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी CM है अजित पवार, डिप्टी CM फर्नांडिस साहब और यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे जी और यहाँ के आमदार कुमार इलाना जी इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बालाजी केनिकर का भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को क्लियर किया और इस शहर के हित में लेके आए. इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ.